नमस्कार दोस्तों। आज हम फिजिक्स फर्स्ट में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था अभिकेंद्रित बल। जस्ट अभी से बनाई थी, कुछ परिभाषाएं भी उसमें दी थी। तो ये सेंट्रल फोर्स का दूसरा पार्ट है। तो मैं ये दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं आज। तो इसमें आखिर है क्या, ये बल होता क्या है। चलिए थ्योरी मैं आपके लिए एक पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं और उसमें थ्योरी उसको पढ़ लीजिएगा। तो इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए अब केंद्रित बल होता क्या है। तो देखिए अब केंद्रित अभिकेंद्रित और केंद्रित दोनों ही सेंट्रल फोर्स होते हैं। देखिएगा अभिकेंद्रित बल जो होता है वास्तविक बल नहीं होता, वो एक होता है आभासी बल। क्या होता है? आभासी बल होता है, यानी हमें प्रतीत होता है कि ये बल लग रहा है, या इसका दूसरा नाम होता है छद्म बल। वास्तविक रूप से ये जो बल होता है वो हमें महसूस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अपकेंद्रित बल कहा जाता है। अब मान के चलिएगा ये जो बल है इसके बारे में थोड़ी सी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्या करें, उसको अच्छे से सीख सकते हैं। मान के चलिए कोई मेज है, उस मेज के बीच में हम क्या लगा देते हैं? कील लगा देते हैं। ठीक है, उस कील पर हम क्या करते हैं? पत्थर को बांध देते हैं। ठीक है, इस पत्थर को हम सेंट्रल रूप से घुमाते हैं और एक व्यक्ति उसको दूर से देखता है। मान के चलिए कोई मनुष्य है, वो उसको दूर से देख रहा है। ठीक है, तो ये जो पत्थर है उसको घूमते हुए दिखाई देगा, और ये पत्थर की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? केंद्र की ओर होगी। तो ये जो इस पत्थर पर जो बल लग रहा है वो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, अभिकेंद्रित बल होता है। केंद्र की ओर, केंद्र की दिशा के अनुरूप जो बल लगता है क्या होता है? अभिकेंद्रित बल होता है। ठीक है, अब इस व्यक्ति को क्या है, वास्तविक रूप से ये पता चल रहा है कि पत्थर घूम रहा है। यदि यही व्यक्ति इस मेज पर आकर खड़ा हो जाए, जो मेज घूम रही है, मेज भी साथ में घूम रही है, तो पत्थर भी घूमेगा, व्यक्ति भी घूमेगा। ठीक है ना, दोनों घूमेंगे तो इस व्यक्ति को वो पत्थर घूमते हुए दिखाई नहीं देगा। कैसे दिखाई देगा? स्थिर अवस्था में दिखाई देगा, स्टॉपिंग कंडीशन में उसको दिखाई देगा। ठीक है, और जब उसको घूमता घूमता ये चलेगा, ये भी उसके साथ घूमेगा, फिर भी इस पे एक बल कार्य करता है, जिसे कारण पत्थर और व्यक्ति दोनों घूम रहे हैं, तो कोई ना कोई बल लग रहा है। तो इसी बल को आभासी बल या छद्म बल कहते हैं। वह बल जो आभास होता है, वास्तविक नहीं होता, उसे आभासी बल कहते हैं। ये जो बल होता है वो ज्यादातर किसमें लगाते हैं? हम द्रव में। जैसे हमें शुगर मशीन है, उसमें चीनी को और इस लिक्विड को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, पहले इसके सिद्धांत को पढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल बताऊंगा चित्र के माध्यम से पूर्ण रूप से। तो हमें इसके प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज, इसके सिद्धांत को पढ़ते हैं। और सिद्धांत हम क्या लगाएंगे? द्रव के अंदर लगाएंगे, तो हमें अच्छे समझ में आ जाएगा सिद्धांत क्या है अपकेंद्रित का। कि भारी जो कण होते हैं द्रव के, वो क्या होते हैं? केंद्र से बाहर की ओर जाने का प्रयास करते हैं, और जो छोटे कण होते हैं वो क्या करते हैं? सेंटर की ओर आ जाते हैं। मान के चलिएगा हम कोई एक लिक्विड मान लीजिए, वो घोल है किसी का, उसमें जैसे शुगर मिले, चीनी है, गन्ने का बड़ा हमने घोल ले लिया, और उसमें हमने क्या किया? मशीन लिया है, दूध की क्रीम, दूध से क्रीम बनाने की मशीन होती है। ठीक है कि नहीं? अब चलिए दूध से हम छाछ बनाते हैं, ठीक है, घी बनाते हैं, तो ये सारा जो उसमें बल लगता है, ड्रायर होता है, ठीक है ना, कपड़े सुखाने की मशीन, तो उसमें भी ड्रायर होता है, वॉशिंग मशीन में, उसमें भी ये बल कार्य करता है। वास्तविक रूप से बल नहीं है, पर आभासी कार्य तो करेगा। आप देखिएगा, इसके प्रिंसिपल को समझाएगा। मान के चलिएगा कि हम इसको समझने के लिए हम जानते हैं कि जो भारी कण होते हैं वो द्रव के अंदर घुमाने से, जो भारी कण होते हैं वो केंद्र से कहां चले जाते हैं? बाहर, केंद्र से बाहर की ओर चले जाएंगे बड़े कण, और जो छोटे कण होंगे वो क्या आ जाएंगे? सेंटर के अंदर आ जाएंगे। छोटे छोटे कण कहां आ जाएंगे? सेंटर की ओर आ जाएंगे। ये इसका एक प्रिंसिपल है। इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा हम लेट कंसीडर करते हैं कि है क्या। मानिएगा कि माना
माने कि हेवली मास जो भारी कण है एक छोटे कण है द्रव के अंदर, ठीक है, उन पे व्याख्या कर रहे हैं। तो हेवी मास, हेवली पार्टिकल्स, मास ऑफ हेवली पार्टिकल्स माना वो क्या है, कैपिटल है। इसी तरह में एक मास और मान लें लाइट का, लाइट की पार्टिकल्स का जो मास है वो स्मॉल है, और दोनों जो घूम रहे हैं उसमें, और दोनों की जो वेलोसिटी है वो समान है। वेलोसिटी क्या है, वो है आपकी स्मॉल भी मान लीजिए, कैपिटल भी, दोनों एक ही वेलोसिटी से उनको में घुमाया जा रहा है। तो इन पर जो घुमाने के बाद एक बल कार्य करेगा, एक आरोपित बल होगा, वो अभिकेंद्रित बल होगा। माना कि दोनों को घुमाने पर एक बल अप्लाई हो रहा है, कौन सा, अभिकेंद्रित, दोनों पर। माना द्रव में भारी एवं हल्के कणों पर लगने वाला सेंट्री फोर्स, अभिकेंद्रित बल, फोर्स F कार्य कर रहा है। चलिएगा, ये कार्य कर रहा है। तो पहले मैं देखता हूं भारी कण पर क्या होगा। भारी कण पर कौन सा, हेवली पार्टिकल्स पर अभिकेंद्रित बल, कौन सा बल, अभिकेंद्रित बल। वो क्या होगा, फॉर्मूला F1 बराबर mv² अपॉन आर, कैपिटल आर। तो हम इसकी जो रेडियस मान लेते हैं, हेवली की जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर, क्योंकि ज्यादा दूरी तय करेगा तो बड़ा आर, कैपिटल आर ले लेते हैं। और ये जो लाइटली है उसकी रेडियस हम मान लेते हैं केंद्र से दूरी, स्मॉल आर। किससे, केंद्र से दूरी भी बोल सकते हैं, क्या है ये, केंद्र से दूरी है, ये भी केंद्र से दूरी है। बिल्कुल सेंटर पर नहीं आ रहा, बिल्कुल केंद्र से थोड़ी दूरी तो रहेगा ही, सेंटर पॉइंट पे तो हम गिला ही नहीं है उसको, द्रव को। और हल्के कण पर आरोपित सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो F2 मान लेते हैं, इस पे ये अप्लाई होगा। ये कैपिटल M होगा इसका ना, इसका मास हमने कैपिटल M माना था, और इसका जो मास माना है वो हमने क्या जाना है, स्मॉल m माना है, mv² अपॉन स्मॉल r। देखिएगा, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान, ठीक है। श्यानता के कारण, विस्कोसिटी के कारण इन दोनों पर, भारी कण पर और हल्के कण पर लगने वाला बल दोनों समान होंगे, ठीक है। किस कारण, श्यानता के कारण। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। किसके कारण, श्यानता के कारण या विस्कोसिटी के कारण। विस्कोसिटी फोर्स के कारण ये दोनों बल क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समान होंगे, यानी F1 बराबर F2 होगा। तो F1 का मान क्या है, mv² अपॉन r बराबर स्मॉल mv² अपॉन स्मॉल r। v² से v² कट गया। अब हम मास एक तरफ कर लेते हैं और रेडियस एक तरफ कर लेते हैं।
देखिएगा कैपिटल M अपॉन स्मॉल m बराबर कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, ठीक है ना। एक इक्वेशन हमारी हो गई, इक्वेशन नंबर 3। अब इससे हमें अभी पता नहीं चला है कि हैवी मास का जो है कण वो ज्यादा दूरी पर जा रहा है। दोनों का कंपेयरिंग करोगे तो ऊपर वाला अंश पद, हर वाला हर पद, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम समान करेंगे तो हम मान लीजिए कि डेंसिटी मान लेते हैं जिस द्रव में इसमें कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है, हम क्या मान लेते हैं, डेंसिटी मान लेते हैं। चलिएगा बाहरी कण का ये बाहरी कण किसमें है, बाहरी कण का घनत्व या डेंसिटी, घनत्व कैपिटल डी है माना है। इसी प्रकार हल्के कण का घनत्व है वो स्मॉल डी मान लेते हैं, ठीक है ना। स्मॉल है स्मॉल डी मान लेते हैं। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला है, चलो तो हम नेक्स्ट करते हैं इसके मास के बारे में। तो एक मास का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मास का फॉर्मूला होता है। चलिए मास का एक फॉर्मूला होता है मास बराबर होता है जो हमारे ये कैपिटल एम है इसका मान होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम का जो मान आया है वो क्या आया है, वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है एक भारी कणों का, यानी गोल कण। मान लीजिए कौन से कण है, ये जो कण है वो कैसे हैं, माना कण कैसे हैं, माना कण गोल है। तो वॉल्यूम क्या होगा, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, यही फॉर्मूला होता है। और इसकी जो त्रिज्या है, अब यहाँ क्या स्मॉल आर रेडियस माना, तो इसकी हम त्रिज्या क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। गोल कण की जो त्रिज्या होती है वो क्या मान लेते हैं, यहाँ लिख लीजिए, गोल कण की रेडियस क्या है, स्मॉल है। देन कैपिटल एम बराबर क्या हुआ, 4/3 पाई आई क्यूब, और डेंसिटी क्या है, कैपिटल डी। इसी प्रकार स्मॉल एम की क्या होगी, 4/3 पाई ए क्यूब इंटू स्मॉल डी, ठीक है। ये जो समीकरण है ये 4 हो गया, ये समीकरण 5 हो गया। और 4 और 5 का मान कहाँ रख दें हम, 3 में और रख दें तो क्या होगा, चलिएगा इसमें हम मान रख देते हैं इधर साइड। चलिएगा कैपिटल एम का मान हमारे पास क्या आया है, कैपिटल इस वाले समीकरण में कैपिटल एम का मान 4/3 पाई ए क्यूब कैपिटल डी अपॉन 4/3 पाई ए क्यूब स्मॉल डी बराबर किसका है, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ये सब कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी बराबर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। समीकरण नंबर 6। इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि जो भारी कण हैं जिसका घनत्व ज्यादा है वो कैपिटल आर मतलब अधिक दूरी तक जाएगा, और स्मॉल डी यानी हल्के कण का वो घनत्व जिसके कारण कम दूरी पर आता है, यही अपकेंद्रित बल का सिद्धांत है। इस स्टेटमेंट से स्पष्ट होता है कि जो हल्के कण होते हैं वो केंद्र के पास आने की कोशिश करते हैं, और जो भारी कण होते हैं उनकी एक स्थिति होती है कि वो क्या करते हैं, अधिक दूरी तक जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके उदाहरण आते हैं, इसके 4 उदाहरण हैं, ठीक है ना। इसको मैं चित्र के माध्यम से आपको वीडियो पर सेंड करता हूँ, इसी वीडियो में जस्ट आगे। पहला जो उसका मैं उदाहरण बताना चाहूंगा
तो शुगर मशीन है, चीनी बनाने की मशीन है, कपड़े सुखाने की वॉशिंग मशीन और ड्रायर है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो इनको मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ठीक है ना, समझिएगा अच्छे से आगे। चलिए अब मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि अपकेंद्रित बल क्या होता है। चलिएगा, तो देखिएगा, हम खून की जांच कराते हैं, तो खून जांच कराते हैं तो उसमें लेबोरेटरी में होता है। तो लेबोरेटरी में क्या करते हैं, हम खून की जांच करते हैं पेंसिल के माध्यम से। थोड़ा पेंसिल ले लो। चलिएगा, तो उसमें क्या हो, लेबोरेटरी मशीन होती है, तो मशीनें क्या करती है, उस ब्लड के सैंपल को लेने के बाद, ये देखो ब्लड का सैंपल ले लिया है। ठीक है ना, अब इसको हम घुमाएंगे, घूमने से क्या होगा, अपकेंद्रित बल कार्य करेगा। अपकेंद्रित बल जो परिधि की ओर कार्य करता है, यानी बाहर की ओर आभासी बल या छदम बल कार्य करता है। जब हम इसको घुमाते हैं पूर्ण रूप से, घुमाने के बाद क्या होता है, इसमें एक अपकेंद्रित बल कार्य करता है। अपकेंद्रित करने के कारण क्या होता है, जो भारी कण होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे की ओर बैठ जाते हैं, और हल्के कण होते हैं वो ऊपर की ओर चले जाते हैं। चलिएगा, देखो मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज करता हूँ, ये देखिए, पेंसिल। चलिएगा, तो देखिएगा, जो ब्लड के सेल होते हैं वो क्या है, नीचे की ओर बैठ जाते हैं, जो प्लाज्मा होता है वो ऊपर चला जाता है, हल्के कण होते हैं ऊपर की ओर, भारी कण होते हैं वो नीचे की ओर आ जाते हैं। तो हमारे ब्लड के जो सैंपल लिए जाते हैं उसमें भी अपकेंद्रित बल कार्य करता है मशीनों में। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी एक डायग्राम है, और ये देखिएगा, ये वॉशिंग मशीन है। तो वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है ना, यह आंतरिक भाग है इसका, वॉशिंग मशीन का। तो देखिए कि इसमें थोड़े छोटे छोटे छेद बने दिखाई दे रहे होंगे आपको, है ना। तो इस ड्रायर को जब हम घुमाते हैं और गीले कपड़े इसमें डाल देते हैं, तो ठीक है, तो कपड़े साथ साथ घूमते हैं। तो कपड़े होते हैं हल्के और पानी होता है भारी, तो भारी पानी होता है इन छिद्रों के माध्यम से बाहर निकल जाता है, क्योंकि इसमें एक बल कार्य करता है, कौन सा, अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, जिससे हमें कपड़े सूखे प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई ऐसा गर्म हॉट हवा नहीं निकलती, बस यही है कि इसमें क्या होता है, अपकेंद्रित बल कार्य करता है। चलिएगा नेक्स्ट डायग्राम के पास, मैंने ये आपको समझाया है थोड़ा सा पानी के लिए। देखो पानी के जो भारी कण होते हैं वो इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। ठीक है, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, अब चलिएगा नेक्स्ट की तरफ। क्रीम बनाने की मशीन है, तो क्रीम बनाने की मशीन में क्या होता है, देखिएगा, इसमें दूध डालेंगे तो इसको हम घुमाएंगे, आप केंद्रित बल कार्य करेगा, तो क्रीम इधर से आ जाएगी और आपका दूध इधर से बाहर हो जाएगा। यह चित्र में मैंने ऊपर दिखा हुआ है। तो बाहरी कण क्या होते हैं, बाहरी कण बाहर की ओर निकल जाते हैं, यानी केंद्र से अधिक दूरी तय करते हैं, और ये केंद्र के पास जाने की कोशिश करते हैं। तो एक क्रीम के जो कण हैं वो भारी होंगे, इसलिए क्या जाएंगे, गति से बाहर की ओर जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट डायग्राम के बाद ये लास्ट इसका एग्जांपल है, इसको बोलते हैं शुगर मशीन है। इसमें क्या होता है, गन्ने का जो गाढ़ा घोल होता है वो डाल दिया जाता है और इसको भी घुमाया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनें हैं, इसको मोटर लगी होते हैं घुमाने के लिए। तो बड़ा लिक्विड होता है, तो जब घूमते हैं तो इसको क्या होते हैं, जो चीनी के कण होते हैं वे भारी होते हैं, तो वो क्या प्रति से बाहर की ओर चले जाते हैं। ठीक है ना, और जो लिक्विड हो जाता है वो सेंटर की ओर चला जाता है, क्योंकि वे हल्के कण होते हैं। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपकेंद्रित बल को समझ सकते हैं। इसके माध्यम से हम चीनी निकाल सकते हैं। तो चीनी का हमने कई उदाहरण देखे हैं। चीनी आपकी बनती है वो अपकेंद्रित बल पर आधारित होती है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।